नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा YouTube चैनल केम्बासिस में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन कैसे हमारे शरीर में काम करता है, इसके बारे में पूरी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनेका के साथ कोलाबोरेट करके। इसका जो केमिकल नाम है वो नाम कुछ ऐसा है और इसका एक कोड नेम भी है जो है कि AZD1222। ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इंडिया में प्रोड्यूस करता है सीरम इंस्टीट्यूट और ये इंडिया में कोविशील्ड के नाम पे जाना जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैसे काम करता है। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैसे काम करते हैं ये जानने से पहले आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि आखिर वैक्सीन कैसे काम करते हैं। तो वैक्सीन कैसे काम करते हैं समझने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया इंग्लैंड टूर पे जाने वाला है, टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट जो भी खेलने के लिए। तो आप ये ज़रूर ख्याल किए हैं कि इंडिया इंग्लैंड टूर पे जो मेन उनका जो टेस्ट या फिर ODI मैच खेलने से पहले कुछ प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस मैच खेलने का जो मेन मकसद होता है कि वहाँ का जो वेदर है उसके साथ अपने आप को ढाल लेना, या फिर इंग्लैंड में जो मैच कंडीशन होता है वो आखिर में कैसा होता है उसका एक एक्सपीरियंस लेना। और ये एक्सपीरियंस उनका बहुत काम में आता है जब वो एक्चुअल मेन मैच खेलते हैं, तब वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उसको पहले से थोड़ा बहुत इंग्लैंड के वेदर कंडीशन या फिर इंग्लैंड का जो ग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल जाए। तो वैक्सीन का काम कुछ ऐसा ही है। तो हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी में बहुत सारे इम्यून सेल्स रहते हैं और ये इम्यून सेल्स का काम ये है कि जब भी कोई बाहर से कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सेल उसे पहले तो पहचानते हैं और पहचानने के बाद उसके खिलाफ लड़ाई में जुट जाता है और फिर उसे मार देता है। तो उसके बाद वो वायरस या बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है। लेकिन मान लीजिए हमारा इम्यून सेल्स वो वायरस या बैक्टीरिया को पहचान नहीं पाया वह, या पहचानने में बहुत टाइम लग गया, तो फिर हमारे बॉडी में वो जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी को काफ़ी अफेक्ट कर सकता है या डैमेज कर सकता है। इसीलिए हमारे जो इम्यून सेल्स है उसको वो जो वायरस या बैक्टीरिया जो भी पहले से आ रहा है उसको पहले से ही पहचान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब वो वायरस या बैक्टीरिया अटैक करे तो उसको तुरंत पहचान के उसको तुरंत मार गिराया जाए, ताकि वो वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी को कम नुकसान कर सके। तो वैक्सीन का काम एग्जैक्टली वही है जैसे कि मैच प्रैक्टिस देना। तो यहाँ पे ये जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो उसको आप कोई क्रिकेटर या प्लेयर के साथ कंपेयर कर लीजिए जिसको मैच प्रैक्टिस चाहिए, जबकि असल में जब बैक्टीरिया या कोई भी वायरस आएगा उससे पहले वो बैक्टीरिया या वायरस किस तरह से दिखता है, उसका बिहेवियर कैसा है, इसको स्टडी करने के लिए वैक्सीन ये बहुत मदद करता है। तो ये वैक्सीन आखिर क्या करता है? वैक्सीन उस जो बैक्टीरिया या वायरस का कोई छोटा सा पार्ट या फिर पूरा ही वो वायरस का एक जो होता है जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है वो हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर डाल देता है। तो उस समय क्या करता है, तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है या फिर इम्यून सेल्स होता है वो उसके बाद वो जो बैक्टीरिया या फिर वायरस का प्रोटीन का हिस्सा या फिर जो भी जेनेटिक मटेरियल्स को देख के उसे अच्छे से स्टडी करता है, उसको पहचानते हैं और उसके खिलाफ कैसे लड़ाई करना है उसका एक छोटा सा डेमो प्रैक्टिस भी हमारे बॉडी के अंदर हो जाता है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे ये फ़ायदा होता है कि जब एक्चुअल में वो पैथोजेंस या फिर वायरस हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तब हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको बिल्कुल भी देर नहीं लगता उस पैथोजेंस को डिटेक्ट करके उसके खिलाफ लड़ाई करके उसको मार गिराने में। तो इससे हमारे बॉडी उस वायरस या बैक्टीरिया से बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये है मोटा मोटा तौर से वैक्सीन का काम। तो चलिए अभी समझते हैं कि ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आखिर कैसे काम करता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया है ये है एक्चुअली कोविड-19 वायरस का एक एनिमेटेड फिगर। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं इसके जो कोविड-19 वायरस है इसके सेंटर में रहता है एक जेनेटिक मटेरियल
ये जेनेटिक मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है तो हमारे बॉडी को कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देता है। और अगर आप उसका सरफेस के तरफ देखेंगे तो सरफेस के तरफ एक तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस तरह का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे कहते हैं स्पाइक प्रोटीन। तो ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो हमारे बॉडी में उस वायरस का कुछ पर्टिकुलर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है। तो ये जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शन इंसर्ट करने से क्या होता है, ये जब जेनेटिक इंस्ट्रक्शन हमारे बॉडी के अंदर जाता है तब हमारा बॉडी उस वायरस का कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हमारे सेल्स में डेवलप करता है या फिर बनाता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन ये जो ऑक्सफोर्ड बेस्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो बनाता है या फिर वो कैरी करता है। तो अभी ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये जो इंस्ट्रक्शन जनरली रहता है एक तरह का जेनेटिक कोड्स कह सकते हैं, ये पर्टिकुलरली डीएनए के अंदर रहता है या फिर आरएनए के अंदर रहता है। तो ये जो डीएनए या फिर आरएनए रहता है ये उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को कैरी करता है जो हमारे बॉडी के अंदर जब प्रवेश करता है तब हमारे बॉडी का कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स होता है वो उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है, ये रीड करता है और रीड करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस वायरस का पर्टिकुलर कुछ पोर्शन या प्रोटीन पार्ट हमारे बॉडी के अंदर सिंथेसिस करता है या फिर बनाता है। तो अभी समझ लेते हैं कि जो यूएसए बेस्ड जो दो वैक्सीन है दैट इज़ कॉल्ड फाइजर बायोएनटेक मॉडर्ना, ये जो दो वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको जो कहा कि ये जो पर्टिकुलर कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, जो इंस्ट्रक्शन से हमारे बॉडी में उस वायरस का प्रोटीन पैदा होता है, वो इंस्ट्रक्शन दो फॉर्म में रह सकता है, एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में और एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में। तो ये जो फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना वैक्सीन है जो यूएसए बेस्ड वैक्सीन है वो उस इंस्ट्रक्शन को सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के फॉर्म में हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड बेस्ड जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो उस इंस्ट्रक्शन को डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में हमारे बॉडी में इंजेक्ट करता है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू यूएसए बेस्ड वैक्सीन दैट इज़ फाइजर बायोएनटेक एंड मॉडर्ना एंड यूके बेस्ड वैक्सीन दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। तो दोस्तों ये जो डीएनए बेस्ड जेनेटिक इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारे शरीर में डालने के लिए एक आधार या माध्यम की ज़रूरत होता है जिसके अंदर वो डीएनए बेस्ड इंस्ट्रक्शन रहता है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड बेस्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है वो एक्चुअली यूज़ करता है सिम्पैंजी बेस्ड एक एडिनो वायरस। वो एडिनो वायरस को, वो जो सिम्पैंजी बेस्ड जो एडिनो वायरस होता है ये एडिनो वायरस को बिल्कुल इनएक्टिवेट कर देता है ताकि वो हमारे जब शरीर में प्रवेश करे तो वो अपना संख्या ना बढ़ा सके। तो इस तरह का जो इनएक्टिवेटेड शिम्पैंजी एडिनो वायरस होता है उसके अंदर ये डीएनए बेस्ड इंस्ट्रक्शन को डाल देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट शिम्पैंजी बेस्ड एडिनो वायरस जिसको वेक्टर ऑफ द वैक्सीन कहा जाता है। वेक्टर मतलब ये एक तरह का वाहक है, जैसे मच्छर एक तरह का वेक्टर है जो कि तरह तरह के रोग जीवाणु वहन करके हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है, तो वो एक तरह का वेक्टर है। उसी तरह का वेक्टर आप कह सकते हैं ये जो शिम्पैंजी बेस्ड एडिनो वायरस होता है वो भी उसी तरह का एक वेक्टर होता है जो कि अपने अंदर कैरी करता है दैट इज़ द डीएनए कोड्स ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस। तो ये जो एडिनो वायरस होता है वो आमतौर पे जो सर्दी ज़ुकाम होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आप लोग ये सवाल आपके मन में हो सकता है कि शिम्पैंजी बेस्ड एडिनो वायरस ही क्यों, इंसान को जो एडिनो वायरस अटैक करता है उसको क्यों एज अ वेक्टर यूज़ नहीं किया गया। तो इसका रीज़न ये है कि हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम पहले से ही हमारे जो ह्यूमन बेस्ड जो एडिनो वायरस होता है जो कि ह्यूमन को होता है, इंसान को होता है, उस तरह का जो एडिनो वायरस होता है उसको पहले से ही हमारे बॉडी पहचानता है। तो अगर हम लोग ह्यूमन बेस्ड एडिनो वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ करेंगे तो वो जब भी हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेगा तो एज आई हैव टोल्ड यू कि हमारा इम्यून सिस्टम पहले से ही उसे पहचानते हैं। तो वो एडिनो वायरस जो जेनेटिक मटेरियल को हमारे बॉडी में डालने से पहले ही हमारा जो इम्यून सेल्स है वो इम्यून सेल्स उस एडिनो वायरस को तुरंत
एकदम विनाश कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए वो जो उसके अंदर जो डीएनए कोड्स रहता है SARS-CoV-2 वायरस का, वो डीएनए कोड्स हमारे बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाता, उससे पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसीलिए जो उसका जो मेन जो बेसिक जो काम रहता है, जो कि है कि जो डीएनए कोड्स है जो SARS-CoV-2 वायरस का, वो हमारे बॉडी के अंदर डालना, वो मेन हमारा जो उद्देश्य है वो ही नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम लोग शिम्पैंजी बेस्ड एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर यूज़ करेंगे हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसे पहले से नहीं पहचानते हैं, क्योंकि पहले कभी भी वो कभी देखा नहीं इस तरह का शिम्पैंजी बेस्ड एडिनो वायरस। इसीलिए उसको वो जो एडिनो वायरस है उसको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है कि उस टाइम के दौरान वो अपना जो अंदर रहा जो डीएनए कोड्स है SARS-CoV-2 का, वो डीएनए कोड्स को तुरंत हमारे सेल्स के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये है मेन रीजंस कि क्यों शिम्पैंजी बेस्ड एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर फॉर द वैक्सीन यूज़ किया जाता है, ना कि ह्यूमन बेस्ड एडिनो वायरस। दोस्तों, यहाँ पे और एक चीज़ मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो डीएनए होता है वो डीएनए इज़ नॉट एज फ्रेजाइल एज आरएनए, तो इसीलिए डीएनए को प्रिजर्व करने के लिए उतना कम टेम्परेचर का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन है, वो वैक्सीन जो इंस्ट्रक्शन कैरी करता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसीलिए ये जो ऑक्सफोर्ड बेस्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसे प्रिजर्व करने के लिए उतना कम टेम्परेचर का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन जो यूएसए बेस्ड वैक्सीन है दैट इज़ फाइज़र, बायोएनटेक या फिर मॉडर्ना, वो जो इंस्ट्रक्शन अपने अंदर कैरी करता है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ आरएनए, और आरएनए काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल होता है, इसलिए उस आरएनए बेस्ड वैक्सीन को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है जो कि यूके बेस्ड वैक्सीन दैट इज़ एस्ट्राजेनेका और जो यूएस बेस्ड वैक्सीन फाइज़र या मॉडर्ना जो भी है। तो ये जो वैक्सीन है वो हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि दैट इज़ इट कॉन्टेन द एडिनो वायरस, दैट इज़ शिम्पैंजी एडिनो वायरस, और इस एडिनो वायरस के अंदर वो डीएनए रहता है, जिस डीएनए के अंदर इंस्ट्रक्शन रहता है उस पर्टिकुलर SARS-CoV-2 वायरस का कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसिस करने का पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन रहता है इस डीएनए के अंदर। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा ह्यूमन सेल है। तो ये एडिनो वायरस क्या करता है कि वो अपने जो स्पाइक प्रोटीन है उसके द्वारा ये ह्यूमन सेल का रिसेप्टर जो होता है, रिसेप्टर में अटैच हो जाता है, ठीक है। और अटैच होने के बाद वो धीरे 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 हमारे ह्यूमन सेल के अंदर चला जाता है। तो अगर आप ये देख सकते हैं, ये ह्यूमन सेल के अंदर उसके सेंटर में या रहता है न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस के अंदर ये जो एडिनो वायरस है वो अपना वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है उसके सेल के अंदर, हमारे न्यूक्लियस के सेल के अंदर उसको डाल देता है। तो यहाँ पे जो ह्यूमन सेल है उसमें पहले से ही हमारा ह्यूमन का डीएनए, ह्यूमन सेल का उसका अपना खुद का डीएनए जो होता है वो पहले से ही मौजूद रहता है। लेकिन ये जो अलग से बाहर से जो डीएनए आता है वो उस डीएनए के साथ बिल्कुल भी किसी भी तरह से इंटरैक्ट नहीं करता है, ये अपना काम अपने आप करके फिर निकल जाता है। तो क्या करता है ये डीएनए एक प्रोसेस के द्वारा एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है कि ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है, इस प्रोसेस के द्वारा ये जो इंजेक्टेड डीएनए है वो एमआरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्ट होने के बाद ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, ये जो एमआरएनए है वो न्यूक्लियस से, ये सेल न्यूक्लियस से तो बाहर आ गया, फिर वो क्या करता है, फिर ये एमआरएनए को हमारे जो ह्यूमन सेल के अंदर जो राइबोसोम रहता है वो राइबोसोम इस एमआरएनए को रीड करता है। तो ये एक राइबोसोम बेसिकली एक मशीनरी की तरह काम करता है, और उसका काम है कि ये जो एमआरएनए जो भी इंस्ट्रक्शन लेके आया है वो इंस्ट्रक्शन को पहले रीड करना कि क्या इंस्ट्रक्शन है, और उस इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे ये एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एमआरएनए, दैट इज़ द स्पाइक प्रोटीन ऑफ द SARS-CoV-2 वायरस।
तो इस तरह से जो राइबोसोम होता है वो इस mRNA के इंस्ट्रक्शन को पढ़ के इस तरह का SARS-CoV-2 वायरस का स्पाइक प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इस तरह का 3 स्पाइक प्रोटीन कॉम्बाइंडली मिलके एक बड़ा स्पाइक बनाता है। और ये जो स्पाइक प्रोटीन होता है ये हमारा जो ह्यूमन सेल है उसके बाहर सरफेस के तरफ अटैच हो जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो सेल्स के अंदर कुछ वो जो स्पाइक प्रोटीन है वो टूट जाता है या फिर टूट के छोटा छोटा फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये फ्रैगमेंट भी ये जो ह्यूमन सेल है उसके सरफेस में आ जाता है। तो वो एक तरह का फ्रैगमेंटेड प्रोटीन एक बनाता है हमारे ह्यूमन सेल के बाहर। तो हमारा बॉडी का जो अभी इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम का भी काम होता है कि ये जो भी स्पाइक प्रोटीन है या फिर स्पाइक प्रोटीन फ्रैगमेंट है दैट इज़ द फॉर SARS-CoV-2 वायरस, उसको अच्छे से स्टडी करना, उसको रिकॉग्नाइज करना और फिर उसके खिलाफ लड़ाई करना, ताकि उसको एक एक्सपीरियंस मिल सके कि आखिर इस तरह का जो स्पाइक प्रोटीन होता है SARS-CoV-2 वायरस का, वो अगर किसी भी तरह हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाए तो उसके खिलाफ कैसे लड़ाई करना है और उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है जो हमारे बॉडी का जो इम्यून सेल्स है वो कैरी करता है, वो उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, जब भी इस तरह का स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल्स के अंदर जेनरेट होता है जो कि हमारे सेल्स में मौजूद नहीं होना चाहिए या फिर हमारा बॉडी उसको पहचानता नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉरेन मटेरियल, इस तरह का जब स्पाइक प्रोटीन हमारे बॉडी में बनता है तो हमारा सेल एक अलार्म देता है या फिर वार्निंग देता है। जैसे कि आग लगने से या फिर जो धुआं निकलता है वो धुआं से जो भी अलार्म सिस्टम है वो बच जाता है, उसी तरह से ये जो स्पाइक प्रोटीन जो फॉरेन मटेरियल है जब भी हमारे सेल्स में ऐसा ग्रो करते हैं तो हमारा सेल एक अलार्म देता है। आसपास के जो भी इम्यून सेल है, जो भी इम्यून सेल आसपास का रहता है उसको एक तरह का वार्निंग सिग्नल या फिर अलार्म सिग्नल देता है ये हमारे बॉडी का जो सेल होता है वो। तो ये अलार्म सिग्नल सुन के उस तरह का आसपास आजू बाजू का जो भी इम्यून सेल्स है वो कुछ पर्टिकुलर टॉक्सिक मटेरियल निकालते हैं और वो टॉक्सिक मटेरियल से क्या होता है कि ये पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो गया और ये सेल का आप देख सकते हैं जो डेब्रीज है वो डेब्रीज के अंदर ये जो प्रोटीन बड़ा बड़ा जो स्पाइक प्रोटीन वो मौजूद है और कुछ फ्रैगमेंटेड प्रोटीन भी मौजूद होता है। तो ये डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या होता है कि एक तरह का एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल रहता है हमारे बॉडी के अंदर। वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है, ये सब डेब्रीज को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये अपने अंदर ले लेता है ये जो भी डेब्रीज जो हमारा ह्यूमन सेल डिस्ट्रॉय हो गया, वो डिस्ट्रॉय होने के बाद उसके अंदर जो भी वो SARS-CoV-2 वायरस का स्पाइक प्रोटीन था वो सब अपने अंदर लेके फिर वो ऐसे कैरी फॉरवर्ड करके एक दूसरे सेल को दे देता है। सो दैट सेल इज़ कॉल्ड द हेल्पर टी सेल। ओके, तो ये हेल्पर टी सेल अभी क्या करता है, ये हेल्पर टी सेल उसके बाद ये जो भी स्पाइक प्रोटीन है ये अपने सरफेस में लेके उसको बी सेल में दे देता है। तो ये बी सेल भी एक तरह का इम्यून सेल होता है। वो इम्यून सेल इस तरह का जो स्पाइक प्रोटीन है उसको लेने के बाद वो एक्टिवेट हो जाता है और इस जो स्पाइक प्रोटीन या फिर जो एंटीजन जो भी कहे आप, वो एंटीजन को वो लेने के बाद उसको स्टडी करता है और स्टडी करके उसके खिलाफ उसको लड़ने के लिए एक तरह का एंटीबॉडी बनाता है। तो ये जो बी सेल का मेन काम होता है एक तरह का एंटीबॉडी बनाना, जो एंटीबॉडी उस स्पाइक प्रोटीन को पूरी तरह से लॉक कर दे और फिर लॉक करके उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये बी सेल उस हिसाब से वो एंटीजन को स्टडी करने के बाद बहुत सारा एंटीबॉडीज़ अपने शरीर में सीक्रेट करता है और वो आजू बाजू में जो भी वैक्सीनेटेड सेल है जो इस तरह का जिसके सरफेस के ऊपर इस तरह का स्पाइक प्रोटीन रहता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके साथ साथ जो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है, वो जो बी सेल जो भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है वो एंटीबॉडी क्या करता है कि आजू बाजू में जो भी उस तरह का जो वायरस रहता है
यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी वायरस रहता है उसको पूरी तरह से उसको लॉक करके वो वायरस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। तो अभी ये जो डिस्ट्रॉय करने के बाद ये जो बी सेल होता है वो बी सेल में एक तरह का मेमोरी क्रिएट हो जाता है। ये मेमोरी क्रिएट हो जाता है मतलब क्या है कि जब भी इन द नियर फ्यूचर इस तरह का पैथोजेन से इस तरह का एंटीजन मटेरियल हमारे बॉडी में जब भी प्रवेश करेगा तब उसे पहले से ही पता चल जाता है कि इसके खिलाफ कौन सा एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना होता है, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देता है और तुरंत वो वायरस हमारे बॉडी को किसी भी तरह से हार्म या नुकसान पहुंचाने से पहले ही ये एंटीबॉडीज़ वो एंटीजन को या फिर वो वायरस को पूरी तरह से मार गिराता है। सो दिस इज़ कॉल्ड एडाप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स प्रोसेस। ओके, तो इस तरह से वैक्सीन काम करता है कि हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको एक तरह का एक प्रैक्टिस स्टेज दे देता है। वो प्रैक्टिस स्टेज से उसे पहले ही पता चल जाता है कि वो एंटीजन या फिर जो वायरस का जो एंटीजन मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल या फिर प्रोटीन, वो कैसे दिखता है और उसके खिलाफ एक्चुअल में कौन सा एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में बनाना है, और इसीलिए हमारा बॉडी पहले से ही पूरी तरह से तैयार रहता है उस वायरस के खिलाफ लड़ाई करने के लिए। दोस्तों, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है जिसके बारे में मैंने पहले थोड़ा बहुत आप लोगों को बताया था, ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होता है उसका और एक काम है, एक तरह का और एक इम्यून सेल जो कि एक्टिवेटेड किलर टी सेल के नाम पे जाना जाता है, उसको एक्टिवेट कर देना। और ये जो एक्टिवेटेड किलर टी सेल होता है वो एक्टिवेट होने के बाद वो ढूंढता है कि आजू बाजू का कौन सा सेल इस तरह का कोविड-19 वायरस से अफेक्टेड हुआ है। तो जो सेल इस तरह का कोविड-19 वायरस से अफेक्टेड है उसके सेल के मेम्ब्रेन के बाहर इस तरह का प्रोटीन का इस तरह का स्पाइक प्रोटीन बना हुआ होता है। तो इसको ढूंढ के वो उस तरह का जो इन्फेक्टेड सेल होता है उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। ये जो एस्ट्राजेनेका या फिर कोविशील्ड जो भी कहे, ये जो वैक्सीन है ये बेसिकली 2 डोज में आता है, जिसको फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज कहा जाता है। और ये जो 2 डोज होता है उसके बीच में 84 डेज़ का अगर गैप दिया जाए तो फिर ये वैक्सीन काफ़ी अच्छा काम करता है और उससे हमारे बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होता है उसका मात्रा काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए 84 डेज़ का गैप रखा जाता है फर्स्ट डोज एंड सेकेंड डोज के बीच में। तो दोस्तों, आइए चलिए समझते हैं कि ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कैसे डेवलप हुआ। तो ये जो कोविड-19 का पैंडेमिक के बीच में जनवरी 2020 में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के ऊपर रिसर्च अपना शुरू किया। उसके बाद जब ये वैक्सीन वो लोगों ने बनाया, वो वैक्सीन बना के 23 अप्रैल को वो वैक्सीन को लेके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 ट्रायल शुरू हुआ ब्रिटेन में। उसके बाद 30 अप्रैल को ऑक्सफोर्ड ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया कि ये वैक्सीन जो उन्होंने बनाया है उसको और लार्ज स्केल में प्रोड्यूस किया जाए ताकि और लोगों को उसमें वो जो फेज़ ट्रायल है उसमें इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद 28 मई को फ़ेज़ 2 एंड फ़ेज़ 3 ट्रायल शुरू हुआ ब्रिटेन में, और 23 जून को फ़ेज़ 3 ट्रायल शुरू हुआ ब्राज़ील में। उसके बाद 7 दिसंबर इंडिया का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है वो लोगों ने अनाउंस किया कि वो एस्ट्राजेनेका के साथ कोलैबोरेट करके इंडिया में भी ये जो वैक्सीन है उसको प्रोड्यूस करेगा। तो ये सेम वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका के नाम पे जाना जाता है वो इंडिया में भी प्रोड्यूस होगा, और वो प्रोड्यूस करने वाला कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इंडिया में इसे जाना जाएगा कोविशील्ड के नाम पे। तो दोस्तों, इसके बाद 8 दिसंबर ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने अपना पहला साइंटिफिक पेपर पब्लिश किया जो 3 क्लिनिकल ट्रायल हुआ उस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेके। वो क्लिनिकल ट्रायल का जो रिज़ल्ट मिला है उसको लेके एक साइंटिफिक पेपर उन्होंने पब्लिश किया है। और उसके बाद 30 दिसंबर को ब्रिटेन ने ये वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ करने के लिए ऑथोराइज़ कर दिया। और उसके तुरंत बाद 3 जनवरी 2021 को इंडिया ने भी ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है उसको ऑथोराइज़ कर दिया कि इंडिया में भी इसको इमरजेंसी यूज़ के लिए अभी यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन क्या हुआ कि 11 मार्च को कुछ कंट्रीज़ जैसे डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे में कुछ केसेस आया जहाँ पे ऐसा सोचा जा रहा है कि ये जो कुछ लोग ऐसा वैक्सीन लेने के बाद उनके ब्लड में कुछ क्लॉटिंग जैसा हो गया है। तो इसको लेके काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि ये वो वैक्सीन के वजह से ही हुआ है। तो इसके बाद 18 मार्च को यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि ये जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है पूरी तरह से सेफ़ है और इस तरह का जो ब्लड क्लॉटिंग का जो इंसिडेंट है वो वैक्सीन के वजह से है या फिर किसी और वजह से, वो पता नहीं चला। तो इसीलिए इसको सेफ़ घोषित किया गया कि हम लोग जो लोग वैक्सीन ले रहे हैं वो ये वैक्सीन ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम इसमें नहीं है। उसके बाद 22 मार्च 2021 को जो अभी तक का जितना भी लार्ज क्लिनिकल ट्रायल हुआ उसके ऊपर बेस करके इस वैक्सीन का ओवरऑल एक एफिकेसी निकाला गया। जो एफिकेसी निकला दैट इज़ 79% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो एफिकेसी के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना चाहते हैं कि क्या है एफिकेसी, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपका इस जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया उसके ऊपर आपको कोई सवाल है, आपका कोई डाउट्स है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उसका उत्तर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है केम्बासिस, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को भी मिल सके। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।